नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के दौरान मैंने कई किसान नेताओं से मुलाकात की। किसानों के आंदोलन को लेकर दर्जनों या पचासों वीडियो बनाए, पचासों तरह की कहानियां आपको सुनाई। लेकिन एक खास शख्सियत से आज मैं पहली बार मिलने आया हूं और मैं चाहता हूं कि इनसे बातचीत करूं और उसके जरिए इनके जो कॉन्सेप्ट हैं किसान आंदोलन को लेकर, इनकी जो मांग है, इनका जो नजरिया है, वो भी आप समझें और मैं भी समझूंगा। क्योंकि इन इस पूरे आंदोलन में जितनी जत्थेबंदियां हैं, संयुक्त मोर्चा के जितने घटक हैं, किसान यूनियन है, उससे अलग एक संगठन है। उस संगठन के मुखिया हैं जोगिंदर सिंह उग्राह और इनके संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। कई बार विवादों में भी रहे, कई बार सुर्खियों में भी रहे, लेकिन इनका संगठन उन सब से अलग होकर भी टिकरी बॉर्डर पर पूरी ताकत के साथ कई किलोमीटर दूर तक इनके किसान यूनियन से जुड़े किसान यहाँ हैं और उन जत्थेबंदियों के साथ जो टिकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ मीटिंग्स में होते हैं। सरकार के साथ मीटिंग्स जो होती है, अमित शाह से मीटिंग हुई हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के साथ, हर मीटिंग में शामिल रहे, लेकिन फिर भी किसान मोर्चे से बाहर है। और किसान आंदोलन का अगर इतिहास देखें पंजाब में, तो बीते 20 सालों में जितने किसान आंदोलन हुए हैं, उसकी धुरी कई बार जोगिंदर सिंह उग्राह रहे हैं। चाहे इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई हो जब अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरना हो, जब प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर धरना हो, जब दिल्ली चलो का मार्च हो, जब ट्रेन रोको आंदोलन हो, हर आंदोलन की धुरी रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन का जो मोर्चा है उससे बाहर भी है। तो कई सवाल हैं। आपका संक्षिप्त परिचय मैंने दिया और एक परिचय में यह भी है, कुछ सालों के लिए फौज में भी रहे, जवान रहे, अभी किसान है और किसान नेता है। उग्राह साहब नमस्कार। और आपसे देर से मैं मिलने आया, 80-81 दिन बाद, और बहुत पढ़ा आपके बारे में। इस बीच मैंने तमाम आपके इंटरव्यू जो छपते रहे हैं वो देखा और कई बार आप विवादों में भी रहे। तो पहला सवाल तो यही है, बाकी बातें बाद में करेंगे, कि इस आंदोलन के 81 दिन हो गए और जहां से शुरू हुआ और बीच में जो कई दौर की बातचीत, 11 दौर की बातचीत, अमित शाह को से संवाद को जोड़ें तो 12 दौर की बातचीत, और उसके बाद 26 जनवरी के बाद से एकदम संवादहीनता। प्रधानमंत्री का 2 बार भाषण में ये कहना कि किसानों का आंदोलन अपवित्र हो गया है, उसकी पवित्रता पर सवाल उठाना, या उसके पहले प्रधानमंत्री का कहना कि एक कॉल की दूरी पर है, वो सब होकर भी उसके बाद भी डेडलॉक है। तो मेरा सवाल पहला तो यही है, सब जानना चाहता है, देश भी, किसान भी, आपके साथ जो किसान यूनियन के जो जितने किसान हजारों बैठे हैं वो भी, कि अब आगे का रास्ता यहाँ से क्या है। देखिए भाई साहब, ये आंदोलन जब चला था हमें उसका मालूम था कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। कोई भी जथेबंदी का अपना अपना अंदाज़ा होता है, अपना अपना जायज़ा होता है। हमारा जायज़ा था कि ये आंदोलन जितना बड़ा है, नीतियों का आंदोलन है, ये पड़ा दर पड़ा इसकी जीत हो सकती है। पहला पड़ा पंजाब में हमने शुरू किया, पंजाब का पड़ा हमने सर कर लिया। दूसरा पड़ा दिल्ली में आया जिसमें हमने इसको कौमी आंदोलन बनाना था। दिल्ली में आकर हमने कौमी आंदोलन की जगह पर कौमांतरी आंदोलन बना दिया इसको। जो स्टेट बिल्कुल चुप बैठी थी, वो सारी की सारी स्टेट आंदोलन के अंदर शामिल होगी। अभी ये आंदोलन पंजाब का आंदोलन नहीं रहा, अभी ये आंदोलन पूरे भारत का बन गया, इंटरनेशनल आंदोलन बन गया। दुनिया के मुल्कों में भी इसकी पक्ष में मुजाहरे होते हैं। अभी हम आंदोलन की रूपरेखा में तब्दीली की है, कुछ तब्दीली की है। बेशक हमने कॉल दी है कि आज 14 तारीख को रात को गाँव में मिसाल मार्च होंगे, कैंडल मार्च होंगे शहरों में। 18 तारीख को 4 घंटे के लिए पूरे इंडिया में रेल जाम होगा। और हमने ये भी तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में सारी स्टेटों में जहाँ भी हो सकते हैं, बड़े बड़े किसान पंचायत हों, बड़े बड़े इकट्ठ हों, जिनमें ये बात बताई जा सके कि आंदोलन कहाँ पर है, जथेबंदियाँ कहाँ पर खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। जो लोगों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, उनको जानकारी देने के लिए कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और आंदोलन करने की ज़रूरत है, उसमें सहयोग देने के लिए हमने पूरे भारत में ये आंदोलन शुरू किया हुआ।
अच्छा, आप कह रहे हैं आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन 81 दिन चल चुका और जहां भी आंदोलन है उससे ये पता लगना मुश्किल है कि कितने दिन आप बैठेंगे तो सरकार झुक के आपकी मांग मानेगी, क्योंकि अब सरकार का रवैया है कि जितने दिन बैठना है बैठे रहो। तो उस स्थिति में मेरा सवाल ये था, आपने कुछ बातें बताई, लेकिन मेरा सवाल ये है यहां से आप क्या रास्ता दिखता है जिससे आप जिन मांगों को लेकर यहां बैठे हैं 81 दिन से, ये मांगे मानी जा सकती है? देखिए, जब हम मोर्चा में बैठते हैं, हमें उस मोर्चा के अंदर बैठे हुए, ये मोर्चा हमारा लगा हुआ स्थिर है। तकरीबन आपको पता है, टिकरी पर हो गया, सिंगू बॉर्डर पर हो गया, गाजीपुर हो गया, पलवल में हो गया, शाहजहां पर 5 नाके लगे हुए हैं। 5 नाके दिल्ली के आसपास की आले दाले की सड़कों पर लगाकर हिंदुस्तान में ये आंदोलन बढ़ रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, जिसकी सत्ता है दिल्ली के ऊपर, उसको पॉलिटिकल लॉस कितना हो रहा है, हम लोगों को समर्थन कितना मिल रहा है, इस बात का जायजा लेना होता है। इसके बीच में आंदोलन समर्थन बढ़ रहा है या समर्थन कम हो रहा है, इस बात का जायजा बनाना। लेकिन समर्थन बढ़ रहा होगा। मैं भी लगातार टिकरी बॉर्डर आता रहा हूँ, सिंगू बॉर्डर 20 बार गया हूँ, गाजीपुर बॉर्डर भी 20 बार गया हूँ। कभी भीड़ बढ़ती है, कभी कम होती है, उस पर हम थोड़ा आगे बात करें। मैं फिर ये पूछना चाह रहा हूँ, जब अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पर 26 जनवरी के बाद, तो उसके साथ था कि उस प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को आप खारिज कर चुके हैं, अब उस एक कॉल की दूरी का ऑफर संसद में भी कहना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उस बात को कई दिन हो गए। तो ये कोई कॉल करेगा कि नहीं करेगा आपकी तरफ से? क्योंकि आप कहेंगे हम कॉल नहीं करेंगे तो सरकार कॉल नहीं कर रही है, तो ये बीच की दरवाजा जो है, इसकी कुंडी कौन खटखटाएगा? ये नहीं ना प्रधानमंत्री ने बोला कि एक काल की दूरी तो है, लेकिन काल करेगा कौन? हम काल करते हैं तो हमारा अर्थ ये बनता है, जो आपने प्रस्ताव रखा था हमने प्रवान कर लिया। उनका काल करने का मतलब है जो प्रस्ताव हम रखे था उस प्रस्ताव में हमने कोई अमेंडमेंट कर लिया। सरकार को अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार, इस बात का सवाल है। अगर वो इसीलिए वो काल नहीं हो रहा, इसीलिए काल यहाँ से नहीं जा रहा। हम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, सरकार अपनी जगह पर खड़ी हुई है। अच्छा, जब सरकार रिपील करने के लिए तैयार नहीं, हम अमेंडमेंट मानने के लिए तैयार। उतनी देर डेडलॉक होता है आंदोलन में, पहले भी हुआ था। 25 दिन आंदोलन डेडलॉक रही है बात, अभी भी डेडलॉक रह सकती है। जब भी डेडलॉक टूटेगा तो सरकार को इस बात का, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका सरकार को कोई चिंता नहीं, ये बात नहीं है। बोल सकता है प्रधानमंत्री के बैठे रहो, जितना देर मर्जी बैठे रहो, लेकिन इस बात की बैठने के ऊपर दुनिया में तो चर्चा हो रही है ना। बात नहीं सुनेंगे। जमहूरियत देश है, लोकतंत्र देश है, इसमें लोगों की बात नहीं सुननी, किसानों की बात नहीं सुननी। देखते हैं प्रधानमंत्री कब तक हमारी बात नहीं सुनते, हमारा कितना देर हमारा दम है बैठने का, हम बैठे रहेंगे, उसके बाद सोचेंगे हालत के मुताबिक। अच्छा, आपने कहा डेडलॉक है, डेडलॉक और डेड एंड। डेडलॉक के बाद तो दरवाजा खुलता है, कभी डेड एंड भी हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति भी है कि डेड एंड हो जाए, क्योंकि न आप झुकने को तैयार हैं न वो झुकने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कानून वापसी के बगैर हम घर वापसी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि इतना संशोधन है और 1.5 साल होल्ड मान लो। तो ये दोनों तरफ से अब ईगो का सवाल तो नहीं है? देखो, हम लोग फरियादी हैं, फरियादी लोगों के पास ईगो नहीं होती, ईगो तो हुक्मरान के पास होती। इसको आप बोले हम रिपील करने वाली बात पर अड़े हुए हैं, ये तो हमारी मांग है, मांग ही नहीं हमारी दलील है। जो आपने कानून बनाए हैं जो एप्लीमेंट भी नहीं हुए, एप्लीमेंट भी नहीं हो सके तो एप्लीमेंट करने से पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, उसको होल्ड करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो कानून किसी काम के नहीं है। उनको रिपील करो, रद्द करो, टोकरी में फेंको, दोबारा जनता से बात करो, जनता को कन्विंस करो और दोबारा बना लो। इसलिए हमारी ईगो कहाँ रह गई? राजा लोग हैं, हमारी बात सुन लेंगे तब भी ठीक है, नहीं सुन लेंगे बैठे हैं, जब थक जाएंगे हक जाएंगे तो चले जाएंगे। और कब थक जाएंगे और कितने दिन नहीं थकेंगे? 2024 तक देखेंगे, 24 तक तो थकते हैं कि हकते हैं। आंदोलनकारी हैं भाई, आंदोलनकारियों का तो बड़ा झेरा होता है। लोग हमें कितना देर समर्थन देते हैं,
कितना देर लोग आते हैं। ये ठीक है, यहाँ पर आंदोलन की दिशा तब्दील की जा सकती है। यहाँ से तब्दील करने का रास्ता क्या हो, समा कौन सा हो, कौन सा समा है जो ढुकमा के आंदोलन की दिशा तब्दील कर दे, ये बात खड़ी है। लेकिन जब तक हालत है तो अब तक बैठे हैं। नहीं, एक सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए सबके मन में बात है कि आफ्टर ऑल जब आंदोलन कोई चलता है तो थोड़ा सा दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है और एक समझौते पे पहुंचना पड़ता है और वो आंदोलन को खत्म करना पड़ता है। वहाँ से डेडलॉक को तोड़ने का कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। कुछ नेता जैसे ये कह रहे हैं कि अगर सरकार एमएसपी की बात मान ले तो हम और कुछ इसमें कानूनों में संशोधन हो जाए तो हम तैयार हो जाएंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी, वो लोग जो कहते हैं भाई उनसे पूछ लो भी, लोगों को उठा देंगे आप? जो लोग ये बोलते हैं कि एमएसपी की बात मान लो, बाकी अमेंडमेंट के ऊपर हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे, वो जो लोग उठकर आए हैं गांव से, आप तो चैनल वाले भाई हैं, आपके पास तो सोर्स है, एक एक ट्राली में जाकर पूछो। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दें, हालांकि बहुत बड़ी बात है, सरकार देती नहीं है। हमें पता भी कितना बजट है, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी, एक कानूनों से बड़ी लड़ाई है। 17 लाख करोड़ लाख लोग करोड़ की बात छोड़ो, पॉलिसी के करोड़ों की पैसों की बात नहीं है, पैसे की अमेंडमेंट हो जाती है, पैसे का प्रबंध हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये पॉलिसी की बात है, ये बहुत बड़ी पॉलिसी है। अगर सारे भारत के अंदर एमएसपी सरकारी सारी जिनसों पर होती है, कानूनों से कहीं बड़ी बात है जी। हमें पता है, हम मांगने से पहले हमें पता होता भी ये लड़ाई कितनी बड़ी है, कितना देर में कामयाब हो जाएगा। जो ये बोलते हैं भी ये कर दो वो कर दो हम चले जाएंगे, ये उनको वो भुलेखे में है, उनको कोई गलतफहमी हुई है, लोग नहीं जाएंगे। ये लोग, किसानों का आंदोलन अभी नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया, ये लोगों का आंदोलन बन गया। इसमें कोई अदारा नहीं बचेगा जो इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं। इसलिए सरकार को इस बात को बूझकर, लोगों की भावनाएं बूझ गए। ये डीजल के रेट की बात थोड़ी है भी 50 रुपये बढ़ा, उसमें 30 रुपये कम करके 20 रुपये रख लो, ऐसा समझौता नहीं है। ये कोई पंचायती समझौता होने वाली बात थोड़ी है, थोड़ी सी पीछे आप हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हम हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एमएसपी को लेकर जो वीएम सिंह ने भी कहा था, मेरे ख्याल से गुरनाम चढ़ूनी भी 2-3 दिन से ये स्टैंड ले रहे हैं कि एमएसपी की बात मान लो। लोग, कुछ किसान नेता ही कह रहे हैं कि एमएसपी की बात अगर सरकार मान ले, एमएसपी को कानूनी जामा, लीगल वैलिडिटी की बात मानेगी नहीं, ये अलग बात है, मान ले तो क्या ये 3 कानून अपने आप कमजोर नहीं हो जाते? इनका जो मकसद है सरकार का वो फेल होगा? नहीं भैया, ये भी आपको बहुत बड़े का, एमएसपी को कानूनों को मानकर ये 3 कानून फेल नहीं हो सकते। एसेंशियली कम्युनिटी एक्ट कैसे फेल होगा बताइए आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे फेल होगा बताइए आप? नहीं, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्म पर आप तो बात नहीं ना किया। ये एमएसपी की बात ठीक है, बड़ी बात है, मार्केट के लिए बड़ी बात है, खरीद के लिए बड़ी बात है, ये ठीक है, प्राइवेट को भी लेना पड़ेगा, हाँ उसके ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन इसको एमएसपी का और इलीगली अथॉरिटी देने के बाद में कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये बात नहीं है, ये बात नहीं। कानून का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा, जो प्राइवेट मंडी वर्सेस एपीएमसी है वो खतरे कम। चलो मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ भी, उसका खतरा थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ फर्क हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं। वो एक रास्ता है, जो रास्ता कारपोरेट सेक्टर के लिए खोला हुआ है इनका, उस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं। खाद्य पदार्थों के ऊपर कब्जा कराने का फैसला हुआ है पहले 2013 में इंडोनेशिया में बागी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें भारत सरकार को विश्व व्यापार संस्था ने कहा था कि 2017 तक आप जो सरकारी खरीद को बंद करो, एफसीआई फेल करो। अभी तो 2020-22 आ गया, इसलिए इनको मजबूरी है, इनके पीछे बड़ी ताकत बैठी हुई है। उस पॉलिसी को मोड़ा देना है। हमें पता है कि ये लड़ाई मोदी के साथ नहीं है, ये विश्व व्यापार संस्था के साथ लड़ाई है, ये कौमांतरी मुद्रा कोष के साथ लड़ाई है, ये संसार बैंक के साथ लड़ाई है, ये साम्राज्य नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। इसलिए बोल रहे हैं ना भैया आप
कि बड़ी लड़ाई लंबी चलती है, लंबी तो चलती आप ये कह रहे हैं कि जो आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह, जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप 3 कानूनों के रिपील के बगैर ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और साथ में मान लें कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी वाला भी, तो ये 4 चीजें हैं। इसके तो कानूनी गारंटी से काम भी सर जाएगा। इसका तो वो लीगली काम हम उनको रद्द कर अपील करने की बात मानते हैं तो इनके बारे में सोच लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि 3 कानूनों को रद्द करने की मांग मान लें तो एमएसपी पर जोर नहीं देंगे? देंगे जोर, ये देंगे जोर, क्यों नहीं देंगे जोर? कितना जोर दे सकते हैं, कितना पॉसिबल हो सकता है जोर, उतना देंगे। जितने से हमारी तसल्ली होगी उतना लिखकर भी लेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता 3 कानूनों की वापसी है आपके लिए। वापसी बहुत पॉलिसी का मसला है भैया, उसको तो हमने करना ही होगा, इसलिए हम तो इसके आंदोलन करेंगे। ये जो बात बोली है कि रिपील के लिए सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं नहीं मैं मैं- आपसे पूछा नहीं, हाँ, मैं ये नहीं करूं, मैं करूं एक से 1 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो हमारी पोजीशन है जी, लेकिन ये संयुक्त मोर्चे की पोजीशन है। संयुक्त मोर्चे की हर मीटिंग में मैं जाता हूँ, जो डिसीजन होते हैं हमने दिल्ली के लिए, दिल्ली इस आंदोलन के लिए ये बनाया हुआ है कि कोई भी हिंदुस्तान की जथेबंदी जो भी ये आंदोलन को लड़ रही है उनके साथ यूनिटी दिखाने की हम कोशिश की है और एकजुट चल रहे हैं। अलग है तो अलग, तो सब हैं अलग अलग। अच्छा, क्यों अलग हैं? चलिए ये भी सवाल पूछते हैं अभी इसको कि करने के नहीं, लड़ाई एक, मकसद एक, मांग एक, मोदी सरकार से मांग है, मीटिंग भी एक, वही कृषि मंत्री से आप भी मिल रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, फिर ये जत्थेबंदी अलग अलग क्यों, मोर्चेबंदी अलग अलग क्यों, संयुक्त मोर्चा से अलग जोगिंदर से उग्राह क्यों है? देखिए भैया, आपको दिखता है कि हम अलग हैं, हमारी स्टेज अलग है, ठीक है। हम दूसरे लोग हमारी स्टेज पर बोलते हैं, हम दूसरी स्टेजों पर बोलते हैं। गाजीपुर में भी गए हैं, शाहजहाँ में भी गए हैं, और अपन सारे किते बोल कर आते हैं, हम वो भी इधर बोल कर जाते हैं। इतनी बड़ी टिकरी की बॉर्डर के 22 किलोमीटर का एरिया लंबा है, एक स्टेज संभव है? हमारी तो 2 स्टेज लगी हुई हैं, उधर उनकी स्टेज है, इधर हमारी स्टेज है। अब मैं तो मांग कर रहे हैं, पीछे हरियाणा वाले लोग हैं, वो बोलते हैं इधर एक स्टेज और लगाओ, 3 स्टेज से भी कवर नहीं हो रहा एरिया। ये तो हमारी मजबूरी इस बात की है। दूसरी बात, स्टेज का साझा होना, ये एक अलग बात है कि हमारी स्टेज उनसे अलग है, क्योंकि स्टेज के ऊपर वो लोग उन लोगों को भी बुला देते हैं जो उन लोगों को हम स्टेज पर चढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि स्टेज की एक परंपरा है। अगर उस स्टेज के ऊपर वही बंदा बोलना चाहिए जो उसके काबिल है, उसके साथ समर्थन कर रहा है। अगर उस स्टेज को कोई फिरकू रंगत देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे थोड़ा बताइए। जैसे खालिस्तान का इशू, कल को कोई और इशू कर दे, कोई दूसरा इशू ले जाए, बद अधिकारों का इशू, आनंदपुर के मते का इशू, पानियों का इशू, ऐसा खालिस्तान का इशू क्या बताया? नहीं समझा मैं। खालिस्तान का इशू आपने क्या बताया? कोई भी बोल सकता है भाई खालिस्तान की मांग करो जी, समस्याओं का हल निकलेगा। वो बड़ा इशू है। ये कोई मतलब किसी एक फिरके की बात करे, इस आंदोलन को ये करे कि सिखों का आंदोलन है, इस फिरके को फिरकू रंगत देगा कोई तो ये आज्ञा नहीं दी जाएगी। ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये ना जात का आंदोलन है, ना ये धर्म का आंदोलन है, ये कित्ते का आंदोलन है। इसलिए हमारी ये कुछ पाबंदियाँ हैं जो हमने कायम रखी हुई हैं, लेकिन जिस बात के लिए साझा होना चाहिए उसमें से हम कहीं भी बाहर नहीं। अच्छा, आपने कुछ बातें संयुक्त मोर्चे के मंच के लिए कहा, स्टेज के लिए कुछ रिजर्वेशन, यही बात उनकी तरफ से कहा गया कि जब आपके मंच से जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उसमें ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन राइट के लिए आंदोलन करते हैं, तरह तरह के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और आज की तारीख में जिनको अर्बन नक्सल कहा जाता है वो सब भी हैं, उनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए पोस्टर लेकर आपके किसान बैठे थे। तो ये सवाल उठा कि भाई किसान आंदोलन की मांग ये तो नहीं है, मांग है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी हो, एमएसपी की गारंटी हो, फिर वो पोस्टर क्यों आया? ये संयुक्त मोर्चे ने शायद उसी दिन कहा कि हमारा जोगिंदर सिंह के उस मंच से और उस मांग से रिश्ता नहीं है, और ये सवाल प्रधानमंत्री ने भी संसद में कह दिया कि बताइए किसान नेता ये मांग कर रहे हैं। सुनिए, हम 3 कृषि के कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं ना भैया। आपने कैसे बोल दिया अभी नक्सलवाड़ी को गिरफ्तार किया के लिए आप बोल रहे हैं? ये नहीं आपका सवाल, ये नहीं होना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने क्या किया। हम कोई भी आंदोलन, किसी भी आंदोलन में, इस आंदोलन में नहीं, किसी भी आंदोलन में, चलते आंदोलन में कोई इम्पोर्टेंट डे आ जाता है
उस डे के ऊपर हम बोलते हैं कि सरकार ने इस दिन के ऊपर मनुष्य अधिकार दिवस के दिन पर उन लोगों के बारे में, बुद्धिजीवी लोगों के बारे में, जिनको कलमकार कहते हैं हम, जिनको मीडिया वाले कहते हैं हम, जिनको लोगों को रास्ता बताने वाले लोग गिनते हैं हम, उनकी रिहाई की मांग की थी, ना कि नक्सलवादियों की मांग की थी। हमने किसी अत्तवादी की मांग नहीं की। हमारा अखबार में प्रेस नोट पढ़ लो कि बुद्धिजीवी को बेदोष रिहाई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था 10 तारीख को। अब मैंने नहीं कहा नक्सलवादी, मैंने कहा आज की तारीख में सरकार इनको अर्बन नक्सल और ये सब करती है। आज की तारीख में सरकार से जो डिसएग्री करता है सब देशद्रोही है। हाँ, सब एंटी नेशनल है। हाँ, मैंने वो जिक्र किया। हाँ, जैसे सरकार, ठीक है, वो बात ठीक है आपकी। भाई भीमा कोरेगांव में हम देख रहे हैं ना कि बिना एविडेंस के टेम्पर करके और उसके बाद जेलों में बंद है। ये वाशिंगटन पोस्ट में खबर छापी है, 3 दिन से खबरें चल रही है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए आप, हमें बोला जाता है कि ये नक्सलवादी हैं, किसी धर्म को नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह का दिन हमने मनाया, साहिबजादों का दिन आया हमने मनाया, सुभाष चंद्र बोस का दिन आया हमने वो भी मनाया, भगत सिंह का दिन आएगा हम वो भी मनाएंगे, अभी गुरपुरब आएगा गुरु तेग बहादुर का, हम वो भी मनाएंगे। अगर हमने एक आंदोलन में एक दिन मनाकर उनके लिए बात कर दी तो जुर्म क्या होगा? जबकि देश का संविधान आज्ञा नहीं देता कि कोई अपनी बात कह सकता है। हम कहते हैं, आप मीडिया के साथ में काम करते हैं, आप कल को कोई अच्छी बात, लोगों के पक्ष की बात जो सच्चाई है वो लोगों में लेकर जाने का आपका काम है। हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हकीकत सरकार क्या बोलती है, इसको साफ शब्दों में आप लेकर बाहर लोगों के पास जाते हैं। कल को सरकार आपके देशद्रोही का देश लगा के जेल में बंद कर दे तो आपके लिए भाई कौन बोलेगा? अब सुबह से डीक रहे हैं, हमें डीक रहे हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं, अपने लिए भी काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी भी, आप मीडिया वाले हैं, हमारे लिए इसलिए काम कर रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का आप जिम्मेदारी कर रहे हैं। आपने माड़ा काम किया भाई, अगर आपको कल में जेल डाल दिया, आपके साथ कोई जथेबंदी नहीं। अगर हम नहीं बात करेंगे हमारे बारे लिखने वालों को, हमारे गीत लिखने वाले को, हमारी बात लिखने वाले को, हमें रास्ता बताने वाले को कि ये कानून खतरनाक कैसे हैं, नमी आर्थिक नीति देश का क्या कर देंगी, निजीकरण देश का क्या बना देगा, ये आदिवासी एरिया के झगड़ा क्या है, जम्मू कश्मीर का क्या रट्टा है, पंजाब के किसानों का क्या रट्टा है, बेरोजगारी क्यों है, कर्जा क्यों है देश के, जो ये नॉलेज देने के लिए हमें एडिटोरियल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, अगर उनको पकड़कर जेल में बंद करते हैं सरकार देशद्रोही बोलकर, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में आवाज़ कौन उठाएगा? वही लोगों को उठाना चाहिए ना जिनके बारे में वो लिखा था, उनकी रिहाई की मांग की है। ये नितारा आप कर लें कि हमने गलत किया कि ठीक। अब ये बहुत बड़ी बात जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कही, और जिन वजहों से जोगिंदर सिंह उग्राहा और इनके यूनियन की आलोचना हुई, सरकार के दर्जनों मंत्री और प्रवक्ता चैनलों पर लगातार लानत मलामत करते रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी संसद में जिक्र किया कि ऐसे लोगों की रिहाई की मांग क्यों की गई। ट्विटर और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया गया कि किसान यूनियन की तरफ से रिहाई की मांग क्यों की गई, लेकिन उन्होंने दलीलें दी। आपको पता होगा कि 6 पत्रकारों के खिलाफ भी अभी सेडिशन का मामला दर्ज हुआ है। मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, जफर आगा और ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने कुछ खबर दी, उसमें कहा गया उस खबर को लेकर कि वो बात सही नहीं थी, जो एक लड़के की मौत हुई थी आईटीओ पर, तो उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। और हाल में ये होता है, बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ ऐसे राजद्रोह के मामले दर्ज होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर मीडिया में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ होगा तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमको मांग पाई है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार करते हैं, हम उसके साथ खड़ेंगे, लड़ेंगे, उनके साथ लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि एक उसके जमहूरी अधिकार को का कत्ल है, जमहूरियत का कत्ल है। ये मीडिया है, थंब है, चौथा थंब है। इंडिया को मानते हैं सारे लोग। जो सच बोलता है, सच बोलने का पाप ये है, सजा ये है कि जो मोदी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, जो मोदी के पक्ष में बोलता है वो देश का बहुत मददगार है। जो देश, उस देश का असली रहने वाला वही लोग हैं। जो मोदी साहब करता है उसको ठीक बोलता है, लेकिन देश का सेवा करने वाले, देश के अंदर रहकर सच बोलने वाले, सच को उजागर करने वाले लोगों के कहीं भी जबर होगा तो हम उनके साथ खड़ेंगे, खड़ते रहेंगे। चलिए, मुद्दा इनका किसानी का है, मांग कृषि कानूनों का है, लेकिन उसके बाद इन्होंने उससे अलग एक राय अपनी रखी और ये लोकतांत्रिक अधिकारों के हिमायत में अपनी बात रखी। अब आखिरी बात
क्या ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में 81 दिन आज हुए, एक फेज वो दिन आया जब 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर ऐसे 100-200 हजार लोग पहुंच गए और निशान साहब फहरा दिया गया। उसके बाद 2-3 दिन तक ये आंदोलन एक सेटबैक से गुजरा, गाजीपुर खाली होते होते रह गया। सिंघू बॉर्डर में भी लोगों में हताशा होगी, यहाँ के बारे में भी होगा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा गलत हुआ। वहां से एक आंदोलन टिप भी हुआ, लेकिन फिर बाउंस बैक भी हुआ। कोई टर्निंग पॉइंट आया? देखिए भैया, जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था संयुक्त मोर्चे के अंदर पास हुआ, मीटिंग के अंदर पास हुआ। हमारा इंटरनल मसला है, हमने सहमति दे दी भी, ठीक है। लेकिन 26 तारीख का जो प्रोग्राम था उससे हम चिंतित थे कि ये काल हमारी दिल्ली में जाने की काल जो है, ये हमारी काल ठीक नहीं है। इसलिए जो भी प्रशासन जहाँ से भी हमें रूट, जो भी रूट देता है वो हमें रूट लेना चाहिए और दिल्ली में कोई हिंसा ना हो, इससे बचना चाहिए। इससे मैं नहीं, टोटल संयुक्त मोर्चे की जथेबंदियां बहुत बड़ी गिनती चिंतित रही है 4-5 दिन तक। लेकिन क्या बोलें कि ये सरकार का, हम तो ये कह सकते हैं कि कोई प्लान्ड प्रोग्राम था सरकार का। आपको पता होगा, हम नवजगढ़ को गए हैं, इधर से मार्च किया, हमारी जथेबंदी ने लड़कर वो नाका लिया कि हमें ये नाका चाहिए, नवजगढ़ का एरिया के अंदर हम मार्च करेंगे। हमने 2 बजे रात के वो नाके के ऊपर कब्जा कर लिया। 9 बजे इनकी हम प्रशासन ने हमें बोला कि मार्च कर सकते हैं। 9 बजे प्रशासन ने नाका खोला, हमने नाका नहीं तोड़ा, नाके के ऊपर मार्च करके हम आ गए। जो हमें रूट अलाट हुआ था उसमें हम आ गए। ये बात अलग है कि हमारे झंडे लेकर कोई कहीं भी चला गया, गुमराह कोई चला गया, किसी ने ले गया, क्योंकि बहुत बड़ा कट था। लेकिन हमने अपना रूट तय कर लिया, अपना तय कर रूट कर हम वापस आ गए। जो सिंघू बॉर्डर की जथेबंदियां थी, उन्होंने जिस रूट से जाना था उस रूट के आगे में बंदे खड़ा दिए, नाके लगा दिए, उनका रास्ते बंद कर दिया। जो अलाट हुए रूट थे उनका नाका बंद कर दिया। इसलिए उधर जिन लाल किले के ऊपर उधर 2000 बंदा, 4000 बंदा, 10,000 बंदा, पता नहीं कितना बंदा चला गया। हमें तो समझ नहीं आती। गणतंत्र दिवस के ऊपर लाल किले में इतने बंदे ने जाना और उसके ऊपर जाकर झंडा चला देना बहुत बड़ी बात हुई है मेरी समझ मुताबिक। देखो, मेरी बुद्धि जितनी है बात तो मैं उतनी ही करूँगा भाई। मेरी समझ मुताबिक एक जमहूरी देश के अंदर इतनी बड़ी ताकत के साथ वो इतनी फोर्स हमारे पास है, लाल किले के ऊपर कल को कोई दूसरे देश का लोग जाके झंडा चला देगा। ये जो झंडा चलाने की कार्रवाई है, मैं कल एक चैनल देख रहा था, सिमरजीत मान बोल रहा है कि वो तो लाल झंडा, वो उसके ऊपर जो झंडा चढ़ा है लाल के ऊपर, वो तो मैंने चढ़ा है। मुझे समझ नहीं आती। इसलिए वो जथेबंदियों का काम भाई नहीं था। उसने हमें चोट मारा, आंदोलन को फेंट मार दिया। एकदम नुकसान तो हुआ लेकिन हम संभल गए। 27 तारीख को, 28 तारीख को ये लोगों ने, बीजेपी वाले, बीजेपी का वो प्लान था, उसके अगले दिन ही बीजेपी वाले अटैक पर आ गए, तिरंगे का अपमान कर दिया, केस डाल दिए, बंदे पकड़ के जेलों में बंद कर दिए। ये नहीं भी 26 तारीख को, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक लोगों को पकड़ के बंद कर दिया। जो भी फंस गया उसको पकड़ के बंद कर दिया और केस डाल दिए। केस ही नहीं डाले, फिर बीजेपी वाले बंदे भेजे, वो तिरंगे का अपमान कर दिया, गुंडागर्दी भी की, सिंघू में तो अटैक किया, गाजीपुर में जाकर भी बीजेपी वाले गए, गाजीपुर में फोर्स भी 28 तारीख को बड़ी फोर्स लगा दी सारे नाकों के ऊपर, अटैक की तैयारी है। डराने धमकाने का काम भी बहुत किया। लेकिन आंदोलन का फिर 2 दिन के बाद, 28 तारीख के बाद आंदोलन का लोगों ने इस बात को पूरी जजमेंट बना लिया कि ये दिल्ली की घटना बीजेपी की प्लान्ड कार्रवाई थी। उसका मोड़मा रूप इस आंदोलन को समर्थन ज़्यादा मिला और लोग पहले की तरह 2-3 दिन के वक्फे के बाद आंदोलन उसी रूप में आ गया। ऐसे सरकार जब हमला करती है आंदोलन में, कभी सरकार ऊपर से, कभी आंदोलनकारी ऊपर से, कभी सरकार ऊपर से, कभी आंदोलनकारी ऊपर से, ऐसा चलता है। ये तो भैया आप मानना पड़ेगा ना आपको, सरकार के मुकाबले के लोग तो हम हैं नहीं, हम तो फरियादी हैं भाई। हमारे पास तो पल्लू पाया हुआ है, मांगने के लिए कुछ आए हैं। हमारे पास तो विचार हैं, हथियार तो है नहीं। हम तो विचारों से बात करने वाले हैं, हम कोई हथियार लेकर तो नहीं आए। आप देखिए, जाकर बैठिए ना आप, सिंगी टिकरूबाड़ी गाजीपुर से उधर से जाकर 20-22 किलोमीटर हमारा काफिला है। आप जाकर देखें, आपको कोई डेक बाजता नहीं दिखेगा। डेक शराब पीने वाले होंगे बीच में, 1-2 थोड़े होंगे,
लेकिन आपको कोई गुंडागर्दी करने वाला, कोई बंगड़ा, कोई नौजवान, कोई शरारत करने वाला, सफाई देखें आप कैसी है, बस कैसे रहे आप देखें, जैसे बकायदा एक नगर बसा हुआ है ऐसे है। पूरा मैंने देखा है, आज भी मैं 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर घुमा हूँ। डिसिप्लिन में रह रहे लोग हैं, फरियादी लोग हैं। सरकार साथ हमारी कोई मुकाबला नहीं है, बेमेची टक्कर है। मानेगी सरकार तब भी ठीक है भाई, नहीं फिर आपसे पूछ लेंगे भैया अभी तो सरकार रूठ गई है क्या करें, फिर आप बता देना, ऐसा कर लेंगे जैसा करें। चलिए, हाँ, आप कुछ करें। अच्छा उग्रा साहब, हम लोग एक चर्चा होती रहती है आपके संगठन और आपके काम करने के तरीके, कैसे 20 साल में आपने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, क्या आपने तरीका अपनाया? आप सुनते हैं कि आप फौज में भी रहे, कैसे आप नौकरी छोड़े और फिर आए, ये सब कैसे खड़ा किया इतना बड़ा आंदोलन? देखिए सर, मैं फौज में तो बहुत थोड़ा समय रहा हूँ। ये आंदोलन मैं कौन हूँ खड़ा करने वाला? हमने आंदोलन खड़ा नहीं किया, उस संगठन के लिए संगठन, आपका संगठन हमारा संगठन जो खड़ा किया है वो तो यह नीति पॉलिसी के ऊपर होता है। हमने कोई भी ऐसा इशू जब हम पकड़ते हैं इशू, हम उसमें जान देखते हैं, इसी में जान कितनी है, इसके साथ जितना बड़ा आंदोलन है हमारी ताकत कितनी है, इसका समेल करते हैं। समेल करके हम देखिए, हाँ आप कोई भी मेरा इंटरव्यू देख लें, जितनी हूँ तक मेरी इंटरव्यू हुई है, जब मेरा प्रेस बयान है, हमारी जथेबंदी का प्रेस नोट है, कहीं भी नहीं अपने लिखा कि ये आंदोलन छोटा है। हमने बोला भी बहुत लंबा आंदोलन है, पड़ावार चलेगा, इतनी जल्दी जीतने वाला आंदोलन नहीं है, फिर भी ताकत जुटाओ कब इसको फतेह कर लें। ये आंदोलन को हमने देखा था कि बड़ी बात है, बड़ी बात के लिए बड़ी ताकत की लोड़ है। कला पंजाब नहीं जीत सकता, हरियाणा और पंजाब नहीं जीत सकता। हम पॉलिसी जो लेकर आए हैं, लोगों को जो बताते हैं, जो आपका सवाल था, हमारा एक विश्वास बच गया लोगों के ऊपर भी, जो ये बोलते हैं वही करते, उससे ज़्यादा नहीं करते। आप हमारे पंजाब में जाएं, प्रशासन से बात करें कि हमने भाई डीसी दफ्तर जाना है, बोलेंगे भी क्या आप जो डीसी दफ्तर जाना है, तो अफसर बोलेंगे भी ये जो बोलते हैं वो वही करते हैं, भी डीसी दफ्तर ही जाएंगे, उससे आगे जो कुछ नहीं करेंगे, जो हम बोलते हैं वही करते हैं। ये इसने हमारी जथेबंदी का एक स्टेटस बनाया हुआ है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन के बीच में ऐसे है। देखिए 7 नगर बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पर, ये पहले बंदा सिंह बहादुर नगरों में बांटा हुआ था। जी 7 नगरों की 7 कमेटी हैं। आप रात को देखें, रात को इधर पेट्रोल होती है, स्पीकर वाली गाड़ियां हैं, अभी चलेंगी, 9, 10, 11 बजे तक अनाउंसमेंट होती रहती है, भाई शराब वाला कोई नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी ना रखो, पहरा दो। रात को वॉलंटियर होते हैं, दिन में जाते हैं। ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। हम अपने कैडर को बताते हैं कि आंदोलन कैसा करना है। हमारा स्टेज, आप कभी स्टेज पर गए हैं? हमारी स्टेज पर जो देखें जाकर, उसका डिसिप्लिन भी आपको मानना पड़ेगा। कितनी बड़ी स्टेज है, उसके ऊपर एक कला स्टेज कतरी होगा, खाली पड़ा होता स्टेज। दूसरी स्टेजों में जाकर देखो, बहुत भीड़ भड़का है, आप टूट भी जाती है। हाँ, टूट भी जाती है स्टेज। लेकिन ये हमारी एक, आज ही सुबह गया, एक आदमी भाषण दे रहे थे, वही स्टेज पर थे। हाँ आपने देखा होगा। इसने ये हमने मतलब अपनी कोई स्टेट्स को ऊंचा करने के डिसिप्लिन का हमारा एक तरीकाकार है, वो जो सारे के लोगों को समझ में आता है कि हम भी नीचे बैठते हैं, बाहर वाले भी नीचे बैठते हैं। जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ, तो दूसरे लोगों को भी वहाँ बैठना पड़ता है, जो हमारे लोगों के, हम लोगों से ऊंचे नहीं होते, लोग हमारे से ऊंचे होते हैं। इस बात को हम मानने हैं। अगर हम स्टेज पर जाकर बोलते हैं उनको दिखने के लिए कि हमारा फेस उनको कम से कम दिखे, इस बात के लिए स्टेज बनाते हैं। हमने लोगों का विश्वास जीता है। हमने लोगों को ये बताया कि हम समझौताकार नहीं हैं, हम समझौताबाजी से बहुत दूर हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। इस आंदोलन में भी जीत होगी तो जीत कहेंगे, इस आंदोलन में अगर हार होगी तो हम हार कहेंगे। इस आंदोलन में जितना प्राप्त हो गया, लोगों को कहेंगे भाई अभी इतना प्राप्त हुआ है, अभी यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, इसको उठाकर लेकर जाना होगा, दोबारा लड़ना पड़ेगा, हासिल होगा, जरूर होगा, लंबा समय लड़ना पड़ेगा। जो हम लोगों को कहते हैं वही होता है, जो होगा वही कहेंगे। आपने जीत और हार दोनों का जिक्र किया, तो मानसिक तौर पर क्या हार की स्थिति भी देख रहे हैं आप? नहीं, हार की स्थिति तो मैं अभी ये नहीं कहा कि जीत और, हाँ अगर मैं ये कहा है भी किसी भी आंदोलन में जीत और हार का दोनों का होता है, ये नहीं होता कि जीत कर ही वापस आएंगे। इस आंदोलन ने भी नहीं कहा भी हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम तो जीत चुके हैं। हम तो इस आंदोलन में तो हम बहुत कुछ जीत चुके हैं।
लेकिन हम जो जीत प्राप्त करना चाहते थे वो इतनी जल्दी नहीं होगा। आंदोलन की दिशा तब्दील हो सकती है। दिशा तब्दील का मतलब कहा है हमें। हार का वैसे तो हम आपको बोलते हैं कि हमारी बेमेची टक्कर है, सरकार है, सरकार को हर मसला हम जीत कर लेकर आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। जैसे पहले आपने बोला भी, ऐसा तो होता ही नहीं कि जितनी बातें हम मांगते हैं उतनी। लेकिन ये इशू उससे बखरा है, अलग का इशू है। इसको तो अपील, ये जनता की मांग है, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो आंदोलन के समर्थक हैं, उनकी मांग है जितनी मर्जी सपोर्ट लो भाई, ये तो रद्द करना पड़ेगा, रद्द कराना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन उन आंदोलनों से अलग है, इसलिए इसकी लड़ाई तो चलेगी। दोस्तों, ये बातचीत थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं और उन सवालों को एक हिस्से में समेटना मुश्किल होगा, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 टुकड़े में अपलोड कर रहा हूँ। आधा हिस्सा आप इस वीडियो में आपने देखा और उसके बाद जोगिंदर सिंह उग्राहा से कुछ और सवाल दूसरे वीडियो में, पार्ट 2। फिलहाल इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। दूसरा वीडियो जरूर देखें।